कल अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की थी, जिसमें हमने 2 तरह की क्लासिफिकेशन की थी। आज हमारी तीसरी है इसकी क्लासिफिकेशन अरहेनियस के बेस पे, जो कि हम किसके बेसिस पे करेंगे कि कितने अमाउंट में वाटर एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास इसके 2 टाइप्स है। एक तो मेरे पास आता है डाइल्यूट एसिड और दूसरा मेरे पास आता है कंसनट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं? वो एसिड जिसके अंदर वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और एसिड कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सेम ऐसे ही कंसनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें वाटर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और एसिड मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अपने पास इसी बेस पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक सा, कि हाउ कैन वी डाइल्यूट आवर कंसनट्रेटेड एसिड, कि हम अपने कंसनट्रेटेड एसिड को कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं। तो इसके अपने पास 2 वे होते हैं। पहला वे क्या, कि मैं एसिड के अंदर किसको मिला दूं? वाटर को, ठीक है। दूसरा वे मेरे पास क्या आता है कि मैं वाटर के अंदर किसको मिला दूं? एसिड को। तो ये अपने पास 2 वेज हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे? क्या कि मैंने एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर मेरे पास एसिड है, ठीक है। उस एसिड, जितने भी कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं उसके अंदर से फ्यूम्स निकलती हैं, ठीक है। फ्यूम्स ये मीन्स हीट की फॉर्म में गैस निकलती है, यहाँ पे हीट निकलती है। अगर मैं वाटर को इसके अंदर ऐड करूँगी, इस वाटर को अगर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एसिड के अंदर, तो क्या होगा कि ये फ्यूम्स बाहर नहीं निकल पाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके एसिड के सरफेस को कौन कवर कर लेगा? वाटर कवर कर लेगा, ठीक है। अगर ये बाहर नहीं निकल पाएंगी तो ये सारी फ्यूम्स इस बीकर के अंदर ही क्या हो जाएंगी? स्टोर होने से बीकर क्या हो सकता है? फट सकता है, वॉयलेंट हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा बीकर के अंदर वाटर लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में। मैंने वाटर ले लिया क्योंकि मुझे इसे डाइल्यूट करना है, तो मैं वाटर ज़्यादा अमाउंट में लूँगी। वाटर ले लिया। अब मैं क्या करूँगी? ड्रॉपर से क्या करूँगी? ड्रॉप वाइज एसिड को इसके अंदर मिलाऊंगी, डालूंगी, और एक स्टीरर से मैं इसको क्या करूँगी? स्टीरिंग कर लूँगी, घोलती रहूँगी। धीरे धीरे इसके अंदर एसिड ड्रॉप वाइज डालेंगे और इसको स्टिर करते रहेंगे, ताकि जो फ्यूम्स हैं वो तो बाहर निकल जाएं और जो एसिड है वो ईजिली वाटर के अंदर क्या हो जाए? डिज़ोल्व। इस तरह से हम क्या करते हैं? एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ये तो अपने पास था एसिड का टॉपिक। अब हम शुरू कर रहे हैं बेसिस क्या होते हैं। बेसिस अपने पास, मैंने आपको बताया था, बेसिस वो होते हैं जिसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयन को देते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन है यहाँ पे कि हमने बेसिस को हम क्लासीफाई कर रहे हैं किसकी बेस के ऊपर? सॉल्युबिलिटी इन वाटर के ऊपर, कि वाटर के अंदर वो किस तरह से सॉल्यूबल हो जाता है। तो उसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे बेसिस को? तो अपने पास आता है कि जितने भी बेसिस होते हैं वो वाटर के अंदर घुल जाएं। अगर बेस पानी में सॉल्यूबल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एल्कलीज, ठीक है, याद रखना। जब बेस वाटर में सॉल्यूबल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज। लेकिन बहुत सारे ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि जितने भी एल्कलीज होती हैं वो सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं, वो बेस होते हैं, वो बेसिस होते हैं। लेकिन जितने भी बेसिस होते हैं वो एल्कलीज नहीं होते, ये चीज़ याद रखना। जितनी भी एल्कलीज होती हैं वो बेसिस हो सकती हैं, लेकिन बेसिस होती हैं लेकिन बेसिस एल्कलीज नहीं हो सकते। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, NaOH, ये एल्कलीज है। इसको अगर मैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व करूँगी तो ये हमें OH नेगेटिव आयन दे देगा, ठीक है। लेकिन NH3 जो अमोनिया है ये भी एक बेस है। इसको अगर मैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व करती हूँ तो ये हमें OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता। तो मैं बोल सकती हूँ कि जितनी भी एल्कलीज होती है वो बेस होते हैं, लेकिन जितने भी बेस होते हैं वो एल्कलीज नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। तो हमने वाटर की सॉल्युबिलिटी के बेस पे अपने बेसिस को यहाँ पे कैसे डिवाइड किया है कि अगर हम उन बेसिस को वाटर में डिज़ोल्व कर दें, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो बेसिस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो एल्कलीज में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कलीज हमें क्या देती हैं? OH नेगेटिव आयन देती हैं, ठीक है। तो अब अपने पास यहाँ पे आता है बेसिस की सेकंड क्लासिफिकेशन, कि हम बेसिस को क्लासीफाई करते हैं उनकी स्ट्रेंथ के बेस पे। जैसे हमने एसिड को क्लासीफाई किया था स्ट्रेंथ की बेस पे, तो हमारे पास आया था वीक एसिड और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है।
अब हम करते हैं यहाँ पे सेम ऐसे ही बेसिस को भी हमने डिवाइड कर लिया, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। तो मेरे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जिसको अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें तो वो कम्प्लीटली हमें हाइड्रोक्साइड आयन दे देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं मेटल से रिएक्टिव मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। जितने भी मेटल रिएक्टिव मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो अपने पास हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, जैसे मैं ले लूँ Na, सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट होती है, ये 7 इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा, एक तो इसके पास प्रेजेंट है तो इसको 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लॉस करके अपने आप को नोबल बना लेता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो सोडियम है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या करता है, इसको अगर मैं NaOH ले लूँ इसका, यानी कि मैंने बोला था रिएक्टिव मेटल, ये एक रिएक्टिव मेटल है, इसका जब मैं हाइड्रोक्साइड लेती हूँ और इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देती हूँ तो ये हमें कम्प्लीटली पूरी तरह से हमें क्या करता है, OH नेगेटिव आयंस को दे देता है, ठीक है, तोड़ के दे देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, सेकंड मेरे पास आता है वीक बेस। वीक बेसिस कौन से होते हैं, वीक बेसिस वो होते हैं जो हमें पार्शियली OH नेगेटिव आयंस देते हैं जब हम उसको किस में डिज़ोल्व कर दें, वाटर में, ठीक है। वीक बेसिस वो होते हैं जो हमें पार्शियली OH नेगेटिव आयंस दे दें जब हम उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। जैसे मैं क्या करूँ, एक हाईएस्ट मेटल ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर मैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व करती हूँ तो ये हमें पूरी तरह से पार्शियली, वैसे तो दे देगा हमें, लेकिन कैसे देगा, पार्शियली फॉर्म में देगा, ये हमें पूरी तरह से नहीं देता OH नेगेटिव आयन, इसलिए ये एक वीक बेस है। क्लियर। अब हम लेके चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, एसिड्स की और बेसिस की प्रॉपर्टीज़। अभी तक तो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन और एसिड और बेसिस की हमने क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ मेरे पास सबसे पहले मैं एसिड की लेके चल रही हूँ, और कौन सी प्रॉपर्टी लेके चल रही हूँ, मैं फिजिकल प्रॉपर्टी लेके चल रही हूँ। बहुत ईजी है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, दे आर श्योर इन नेचर, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा, इनका जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है, कोरोसिव मतलब ये जंग लगाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास आता है बेसिस। बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी, ये दे आर बीटर, ये कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा क्या है कि दे आर शॉपी इन नेचर, अगर हम इनको टच करके देखें तो हमें ऐसी फीलिंग आएगी जैसे हमने किसको टच कर लिया, साबुन को टच कर लिया, शॉपिड नेचर होता है इनका। तीसरा, अब मेरे पास नेक्स्ट आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कर लिया, अब हम इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रही हूँ। मेरे पास एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, फर्स्ट इसकी क्या है कि एक्शन विद इंडिकेटर, इंडिकेटर के साथ अगर हम इसको रिएक्शन करवाएं, इसकी अंदर कुछ चेंजमेंट करें तो क्या होता है हमारे पास, अगर मैं सबसे ज़्यादा हमारे पास जो बहुत इजीली हमारे पास प्रेजेंट होता है लैब के अंदर, जो जर्नल हम लेके चलते हैं इंडिकेटर, वो आता है हमारे पास लिटमस। बाकी हम बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने फिनोफ्थलीन ले लिया, मिथाइल ऑरेंज ले लिया, तो ये बाकी के जितने भी लिटमस है वो मैं इंडिकेटर वाला जब टॉपिक करवाऊंगी उसके अंदर क्लियर करूँगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं एक कॉमन सा ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिटमस ले लिया जो जर्नली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अपने केमिस्ट्री लैब्स में। तो लिटमस जो होता है उसका कलर कैसा होता है, वो होता है पर्पल कलर का, ठीक है। जब हम इसका जो कलर है वो रेड और ब्लू में चेंज हो जाता है कब, अगर हम लिटमस को एसिड के अंदर, मान लिया मैंने कोई भी टेस्ट ट्यूब ले ली और इसके अंदर मैंने एसिड ले लिया, एसिड, और मैं इस लिटमस की कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दूँ, जैसे ही मैं इसके अंदर 1-2 ड्रॉप डालूंगी इसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लूँ, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने बेस डाल लिया, बेस,
ठीक है। और मैंने इसी लिटमस की मैंने इसके अंदर 2-3 ड्रॉप डाल ली, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। पर्पल होता है ये मत कहना कि ब्लू तो ये पहले ही होता है, पर्पल होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कलर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, ठीक है। अब अपने पास आता है नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करके एसिड्स क्या देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ, पता होना चाहिए कि जितनी भी मेटल्स होती हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगी तो हमें क्या दे देती हैं, सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, ठीक है। और क्या दे देंगी हमें, हाइड्रोजन गैस रिलीज करके दे देती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लिया मैंने किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के ग्रैनुल्स ले लिए, यानी कि टुकड़े ले लिए जिंक मेटल के, और मैं ऊपर से मैं इसके अंदर क्या डाल रही हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड, अब इस रिएक्शन को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए ये कौन सी रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज भी बताई थी, जो मैं बता देती हूँ, केदारनाथ का माली, मैंने वहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक लिख रखी है अपनी फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि, ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेरे पास जिंक है और क्या है, हाइड्रोजन है, जिंक है और क्या है, हाइड्रोजन है। ये था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है कि जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल को के आयन को रिप्लेस कर देती है, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब मैंने बोला था जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर जब डाउन द वे जब हम चाहते हैं तो जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक मेटल तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ, मैं हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के अंदर बताऊंगी कि हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे मैं अब मेटल की तरह लेके चल रही हूँ, सेंट्रल मेटल की तरह। तो जो जिंक है वो इससे पहले आता है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के, इसलिए जो जिंक है वो हाइड्रोजन के आयंस को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा, और मेटल को डिस्प्लेस करके यहाँ पे क्या बना देगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो हम जब हाइड्रोजन के इस तरह का केस लेते हैं एसिड का, उसके अंदर अगर हाइड्रोजन सेंट्रल मेटल में हो तो हम हमेशा वही हमारे पास रिएक्शन आएंगे जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगी, रिएक्शन के अंदर वही मेटल्स आएंगे जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगी, यानी कि हमारे पास मोस्टली यही मेटल्स मिलेंगी। तो इसको जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें क्या बना के देता है, ये हमें मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, क्या, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका नेचर होता है कि वो पॉपिंग साउंड को प्रोड्यूस करती है, जैसे फुलझड़ी जलती है ऐसे, ठीक है। तो मैंने जब इसके अंदर इसको सल्फ्यूरिक एसिड को डाला और इसके अंदर मैंने एक पाइप लगा दी, इसको ऊपर से बंद कर दिया, तो ये इसको मैंने वाटर के अंदर डाल दिया पाइप को, ठीक है। तो जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस वाटर में इनसॉल्युबल होती है, बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, और जब हम जलती हुई कैंडल को इन बबल्स के पास लेके चले जाएंगे तो हमें जलती हुई कैंडल में से एक पॉपिंग साउंड आएगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो गई, रिलीज हो गई। अब अपने पास थर्ड आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की, क्या है, एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, मेटल कोई भी हो सकती है, कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है CO3, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, फॉर्मूला मेकिंग हम करके आए हैं। बाइकार्बोनेट का होता है HCO3 और इस पूरे पे माइनस चार्ज होता है, यानी कि -1, और अगर मैं हाइड्रोजन को हटा दूँ तो जितना पॉजिटिव चार्ज रिलीज करूँगी उतना ही नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो एक नेगेटिव बढ़ जाएगा, एक पहले से ही है दूसरा और नेगेटिव, यानी कि 2 नेगेटिव, यानी कि मेरे पास कार्बोनेट आयन बन जाएंगे। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ, जैसे मैंने ले लिया, ये जर्नल इक्वेशन है, इनको याद रखना, किसी भी मेटल के साथ अगर कार्बोनेट प्रेजेंट है और उसको मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवा दूँ तो वो क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर निकालता ही निकालता है, प्लस वो हमें मेटल का सॉल्ट बना के दे देगा। अब हमें मेटल का सॉल्ट नहीं आता क्योंकि रिएक्शन तो हमें खुद ही बनानी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने, जैसे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, फॉर्मूला मेकिंग हम 9th क्लास में करके आए हैं, तो उसी के बेस पे, उसी की हेल्प लेके हम बना के देखेंगे। जैसे मैंने ले लिया H2SO4 के साथ, एसिड के साथ मैंने सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ मुझे इसकी रिएक्शन करवा दी, तो मुझे तो देखते ही रिएक्शन ध्यान में आ जानी चाहिए कि ये मेटल कार्बोनेट है और इसके साथ क्या प्रेजेंट है, एसिड।
अगर इस तरह के रिएक्शन आ जाए तो तब भी ध्यान में आओ कि हमें याद होना चाहिए कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही निकलेगी, प्लस हमें मेटल का सॉल्ट बनाना है। तो मेटल सॉल्ट तो हम इजीली बना लेंगे। वो कैसे, हमें पता है, हमने बैलेंस भी किया इक्वेशन। तो जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट, उतनी अमाउंट में प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन को छोड़ के यहाँ पे बाकी जो बचेगा वो मेटल का सॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ थी, 2 मैंने यहाँ यूज़ कर ली। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 3 है, 2 और 1 3, बचा क्या मेरे पास, सल्फेट और सोडियम। इन दोनों को मिला के लिख दो NaSO4 और ये मेरे पास मेटल का सॉल्ट बच जाएगा। अब मैं इसकी दूसरी एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ। जैसे मैं ले लूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको मैं किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दूँ। अब की बार मैं HCl ले लेती हूँ। तो आप कहोगे कि मैडम सारी सल्फ्यूरिक एसिड ही लेके चल रहे हो। मैंने ले लिया तो मुझे पता होना चाहिए कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनेगी ही बनेगी। अब इसको रिएक्टेंट में जितने हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन प्रेजेंट उतने कैंसिल कर दो। 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 1, तो पहले इसको 2 बनाओ। 2 बनाने के लिए मैं इसको 2HCl लिख देती हूँ। तो 2HCl मतलब इधर लिख देती हूँ कि मेरे पास 2 बराबर में 2 HCl हैं। 2HCl मतलब मैंने नीचे लिख दिया ताकि मेरे को इसको कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो 2 हाइड्रोजन कट कर दी। ठीक है, 1 कार्बन कट कर दी, 3 ऑक्सीजन, 3 1 और 2 3, तो 3 ऑक्सीजन से तीनों ऑक्सीजन कट कर दिए। बचे क्या, कैल्शियम और 2 मेरे पास क्या बचे, क्लोरीन। तो CaCl2 बच जाएगा। ये जो आप कैंसिल कर रहे हो ना, इसको रफली करना। एग्जाम के अंदर अगर ऐसे कैंसिल करके दिखाए तो मार्क्स नहीं आएंगे। रफली पहले इस रिएक्शन को कैंसिल करके और फिर उसको फेयर में लिखना कि हमारे पास क्या बनेगी, 2HCl और ये हमें CaCl2 प्लस वाटर और प्लस CO2। क्लियर। एग्जाम के अंदर ऐसे कट करके मत दिखाना, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। अब मैं बाइकार्बोनेट का और एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको। बाइकार्बोनेट का क्या एग्जाम्पल है, जैसे मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट अगर मैं ले लूँ, इसको मैं किसी भी एसिड H2SO4 के साथ करवा देती हूँ। एसिड के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी तो इनमें क्या देगा, तो हमें याद होना चाहिए बाइकार्बोनेट में भी तो यही प्रोडक्ट बन रहा है, H2 और CO2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमें वाटर प्लस CO2 तो बना के देगा। तो इनको इसमें कट कर दो, जो बचेगा वो मेटल सॉल्ट बच जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन कट कर दिए, 1 कार्बन कट कर दिया, और 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन कट हो गया। मेरे पास बचा क्या, NaH यहाँ पे और SO4 यहाँ पे, तो मेरे पास ये बन गया NaHSO4। ईजी है। तो ये आपकी है फॉर्मूला मेकिंग भी आ गई यहाँ पे और रिएक्शन भी कंप्लीट होनी आ गई। तो ये जर्नल इक्वेशन तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी कि हमारे पास अगर मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालेगा, साथ में वो क्या निकालेगा, मेटल सॉल्ट। अब वैसे ही सेम ऐसे ही मेटल जब हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करती है, किसके साथ, एसिड में, तो वो हमें क्या देगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा ही देगा, साथ में वो हमें मेटल सॉल्ट भी बना के देगा। तो ये पता होने के बाद तो ये तो हम कैंसिल करके अपने आप ही बना देंगे मेटल सॉल्ट। अब अपने पास इसके नेक्स्ट आती है एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट आती है। वो क्या है, इजी है वो तो बहुत ज़्यादा। 4th है रिएक्शन विद बेस। जब हम बेस के साथ एसिड को रिएक्शन करवाते तो क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर बना के देता है। जैसे मैंने ले लिया NaOH, इसको जब मैं, ये मेरा पहले हमने एसिड लिखा तो पहले एसिड लिख देते हैं, H2SO4 ले लिया मैंने, इसको जब मैं बेस NaOH के साथ रिएक्शन करवा दूँ तो वो हमें सॉल्ट प्लस वाटर बना के देगा। सॉल्ट का फॉर्मूला मुझे नहीं पता लेकिन मुझे वाटर का पता है, तो मैं वाटर लिख सकती हूँ, लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट कैसे बनाऊँ, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है उतने यहाँ पे कैंसिल कर दो। 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कट, 1 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन कट, क्या बचा, NaH और SO4। ठीक है, याद रखना।